गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास नंबर 7। और बताओ सब बढ़िया हो? आपदा चल रही है, आपदा आपदा आ जाएगी सब। पिछली क्लासेस में अपन ने आपदा प्रबंधन जो अधिनियम था 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, उसकी कई सारी धाराएं अपन ने पिछली क्लास में देखी थी और हंसते मुस्कुराते सारी धाराएं याद भी कर ली थी। और आज अपन देख रहे हैं कि ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसके तहत कौन सी वैधानिक संस्थाएं गठित की गई हैं। वैधानिक संस्थाएं क्या होता है? वैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टैट्यूटरी बॉडी और हिंदी में कहते हैं वैधानिक संस्थाएं। और साधारण भाषा में कहा जाए तो ऐसी संस्थाएं जिनका गठन संसद के किसी एक्ट से हुआ हो। किसी एक्ट यानी किसी अधिनियम के माध्यम से जो संस्थाएं गठित की जाती हैं उनको कहा जाता है वैधानिक संस्थाएं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से गठित हो गई, तो इसलिए उन्हें वैधानिक संस्था यानी स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाएगा। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं? कुछ ऐसी प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। ओके साहब, हालांकि इनका जिक्र अपन पहले कर चुके हैं। देखो आपने इससे पहले कई सारी, जैसे ये सारी संस्थाएं पढ़ी थी ना, जैसे ये देखो ये पढ़ी थी, एक सेकंड, जैसे देखो ये पढ़ा था NDRF, NEC, यही सारी चीज़ें होती हैं आपको। ये क्योंकि कई सारी चीज़ें एक साथ यहाँ मैं करा दे रहा हूँ ताकि कोई भी टेंशन ही आपकी लाइफ में ना रहे, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ काम हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों वो जो होती है उसको कहते हैं वही NDMA जो अपन कर चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं अपन लोग, यहाँ एक बार फिर से कर रहे हैं, एक बार बढ़िया रिवीजन ही हो जाएगा। NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यहाँ इसलिए अब आप सोचोगे ये दोबारा क्यों करा रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स मैं आपको और दूंगा जो आपके काम आएगी। ओके, देखो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये तो पहले बता ही चुका हूँ मैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये तो अपन पहले कर चुके थे। अब इसमें आपको नया क्या सीखने को मिलेगा? नया इसमें यह सीखने को मिलेगा कि इसमें जो मैक्सिमम लोग शामिल हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 9 लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अधिकतम 9 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये वाली बात यहाँ लिख लो, अधिकतम लिखो साथ में, अधिकतम 9 सदस्य, 9 सदस्य, अधिकतम 9 सदस्य, और जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें मैक्सिमम 9 सदस्य हो सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर जिन्हें नॉमिनेट करता है। तो ये पहले हो गया NDMA। दूसरी समझते हैं अपन संस्था। दूसरी संस्था कौन सी है? उसको कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ये भी अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं, फिर से आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, NEC। अब यहाँ बात आएगी कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो दोस्तों होता है केंद्रीय गृह सचिव। जो भारत सरकार का सचिव है ना, वो केंद्रीय गृह सचिव, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष होता है। किसका? NEC का। NEC मतलब नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया, क्लियर है। अब देखो अपन अगली समझते हैं, अगली संस्था। अगली संस्था है राज्य की, स्टेट वाली, SDMA जो अपन ने पिछली क्लासों में देखा था वही, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्राधिकरण SDMA, ये भी अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है सभी जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ। इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ आप एक्स्ट्रा नॉलेज क्या लेंगे, इसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। SDMA में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, तो 8 लोग इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। जिसे कौन नॉमिनेट करेगा? जिसे नॉमिनेट करेंगे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। ठीक साहब, तो ये वाली बात लिख लो यहाँ, अधिकतम 8 सदस्य, अधिकतम 8
सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट? सीएम के द्वारा। ठीक, मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेट, मुख्यमंत्री द्वारा नामित। ओके, तो अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है साहब। अब देखो, एक मैंने आपको बात बताई थी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। राष्ट्रीय कार्यकारी जो समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? केंद्रीय गृह सचिव। यहाँ कई लोग केंद्रीय गृह मंत्री मार देते हैं, इसका ध्यान रखना। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री नहीं है, सचिव है, क्योंकि अक्सर लोग गृह मतलब जल्दबाजी में गृह सचिव की जगह गृह मंत्री कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक साहब, इसीलिए चीज़ें बता देता हूँ। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। अभी आप क्या करना कि ये जो लाइन लिखी है आपने, इसके बाद 2 लाइन छोड़ देना, बस 2 लाइन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे मैं कराऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ 4 नंबर देखो, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा जब आप आगे की चीज़ कर लोगे। ठीक है, तो 1-2 लाइन यहाँ छोड़ देना। इसके बाद ये जो लिखा है ना आपने, इसके बाद 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट आप 4 नंबर लिखो, क्योंकि अभी मैं कुछ कराऊंगा, वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अगली जो संस्था है वो कौन सी है? तो देखो, आपने ये अभी समझा था राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ये एनईसी, ये राष्ट्र लेवल पे, नेशनल लेवल पे कार्यकारी समिति है। इसी तरह से राज्य लेवल पे भी तो होगी भाई, ये तो राष्ट्रीय लेवल पे हो गई, तो कुछ राज्य लेवल पे भी होगी। तो जो चौथी संस्था हो जाएगी वो हो जाएगी राज्य कार्यकारी समिति। राज्य कार्यकारी समिति, राज्य कार्यकारी समिति, इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एसईसी। ठीक है जनाब। अब इसकी देखो, यहाँ पर देखो, ये राष्ट्र वाला था, इसका अध्यक्ष कौन है? गृह सचिव। तो यहाँ राज्य, अब बात आ गई राज्य की, तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? इसका अध्यक्ष हो जाएगा राज्य का मुख्य सचिव। जो भी जिस किसी राज्य के बारे में ये कार्यकारी समिति है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश की कार्यकारी समिति है, तो यूपी के जो मुख्य सचिव होंगे, यूपी के जो मुख्य सचिव होंगे वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर बात मध्य प्रदेश की होगी तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव होंगे तो वहाँ इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। मतलब ये राज्य के अलावा राज्य के हिसाब से चलता है। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लिखो, अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव। क्लियर हो गई? राज्य का मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष हो गया। अब इसमें दोस्तों कुछ मेंबर्स भी होते हैं, कुछ इसमें सदस्य भी होते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें भी 8 सदस्य मैक्सिमम थे, तो इसमें भी कुछ सदस्य होंगे, उनके बारे में भी ध्यान लेते हैं। कौन होते हैं इसके सदस्य? तो इसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग शामिल किए जा सकते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के होंगे। जैसे मुख्य सचिव तो इसका अध्यक्ष हो गया, और भी सेक्रेटरीज होते हैं ना अलग तरह के, जैसे कई सारे सचिव होते हैं, जिसमें सबसे सीनियर ऑफिसर होता है उसको कहते हैं मुख्य सचिव। और जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो इसमें मैक्सिमम 4 शामिल किए जा सकते हैं सदस्य के तौर पर। तो यहाँ लिख लो सदस्य। ठीक साहब। तो सदस्य कौन हो सकते हैं? अधिकतम 4, अधिकतम 4 सचिव। जो अधिकतम 4 अन्य सचिव इसमें बतौर सदस्य शामिल हो सकते हैं। मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है। क्लियर हो गई बात एकदम? अब देखो, मैंने यहाँ पर लाइन छुड़वाई थी, क्यों छुड़वाई थी अब समझो। ये जो SDMA है, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसका एक CEO भी होता है। ऐसे ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक CEO भी होता है। वो कौन होता है? वो ये जो राज्य कार्यकारी समिति है ना, इसका जो अध्यक्ष होगा वो इस SDMA का CEO होगा। इसीलिए मैंने यहाँ लाइन छुड़वाई थी। ठीक है साहब। अब यहाँ लिख लो इसका CEO कौन हो जाता है? CEO हो जाता है इस SEC का जो अध्यक्ष है, वो इसका CEO है। और अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव होता है। तो यहाँ पे वाली बात लिख लो, CEO कौन हो जाएगा? राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष। राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष ही SDMA का CEO होता है। और ये अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर राज्य का मुख्य सचिव है। तो इसका मतलब CEO कौन हो जाएगा? CEO हो जाएगा मुख्य सचिव। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, सब समझ में आ गया? क्लियर? इसीलिए मैंने लाइन छुड़वाई थी, ताकि अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है। अब अपन 5वें नंबर की संस्था पर चलते हैं।
5वें नंबर की संस्था है दोस्तों, उसको कहते हैं, मतलब आपने ये बात सुनी भी होगी बहुत, मतलब कई बार, जिसको मैं पिछली क्लास में करा भी चुका हूँ, जो संस्था है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये पिछली क्लास में हो भी चुकी है, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA। इसका अध्यक्ष कौन है? तो पिछली क्लास में करा ही चुका हूँ मैं तो ये सारी चीज़ें, इसका अध्यक्ष मैंने बताया भी था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? बताओ बताओ, पिछली क्लास में बताया था। DM साहब, DM साहब, जय हिंद DM साहब। जिला मजिस्ट्रेट इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें कलेक्टर भी कहा जाता है, जिन्हें कलेक्टर साहब भी कहा जाता है, यानी DM इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक साहब, DM साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। एम थोड़ा ऐसा मरा सा लिख गया, सही से लिख दें, DM साहब। तुम भी बन जाना DM साहब। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपके पूरा का पूरा कंट्रोल में रहेगा आराम से। ठीक है साहब। अब देखो दोस्तों, एक आपको चीज़ और बताऊं, इसका एक सह अध्यक्ष भी होता है। इसका एक सह अध्यक्ष भी होता है। सह अध्यक्ष का मतलब क्या होता है कि देखो, वैसे तो प्रॉपर तो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है वो DM साहब है। सह अध्यक्ष का मतलब है कि 2 लोग मिलकर अध्यक्षता कर सकते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जो लोकल लेवल का, जैसे नगर निगम होता है या जिला पंचायत होती है, कोई भी है, इसका जो अध्यक्ष टाइप का होगा, उसको भी आप सह अध्यक्ष के तौर पर मान सकते हो, क्योंकि ये बात जो है उत्तर प्रदेश की जो वो चलती है राजस्व शासन व्यवस्था, उसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो यह सह अध्यक्ष के तौर पर भी हम लिख लेते हैं। लिखो, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण। अब स्थानीय प्राधिकरण तो कोई भी हो सकता है, जिला पंचायत हो, नगर निगम हो, वो आपको टेंशन नहीं है, आप सिर्फ यही वर्ड लिखो, स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो या नगर निगम का मेयर हो, नगर पाल है ना, या नगर जो क्या चलता है, नगर जिला लेवल पे जो नगर निगम वगैरह चलती हैं, उन सब का अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, यानी लोकल अथॉरिटीज़ जो चल रही हैं, उसका अगर इलेक्टेड यानी चुनाव के माध्यम से कोई इंसान जीत के आ रहा है, प्रतिनिधि है, तो वो इस DDMA का सह अध्यक्ष होता है। क्लियर? और सब लाइफ में बढ़िया चल रहा है। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, एक प्यारा सा नोट आपकी लाइफ में काम आने वाला। 2000 रुपये का नोट तो बंद हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट नोट है वही लिख लेते हैं अपन। क्या नोट है साहब? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, मैं समझाता हूँ पहले। जो आपने अभी अधिनियम पढ़ रहे हो, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एक्ट पढ़ रहे हो ना, उस एक्ट में कई सारे अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं याद है कि भूल गए? अगर भूले गए तो कनपट्टी लाल कर दूंगा मैं तुम्हारी। देखो, पिछली क्लासों में कराया भी है मैंने। देखो, कुल कितने अध्याय हैं? कुल अध्याय हैं 11। कितनी धाराएं थी? 79 धाराएं हैं। तो ये जो अध्याय 11 है ना, इन 11 अध्यायों में से एक अध्याय ऐसा है जिसमें पैसे का जिक्र है, यानी वित्त का जिक्र है, फाइनेंस का जिक्र है, फंड का जिक्र है, कि अगर मान लो कोई आपदा आ जाती है तो पैसा कहाँ से हम लाएंगे, तो ये किस अध्याय में लिखा हुआ है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों, जो अध्याय है वो अध्याय है 9 नंबर का। 9 नंबर का भैया हिसाब किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर के अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपदा आई तो पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी, फंड की व्यवस्था कैसे की जाएगी। ठीक है, तो यही वाली बात यहाँ नोट करके लिख लेते हैं। लिखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 9 में, के अध्याय 9 में आपदा से निपटने के लिए वित्त समझते हो, पैसा, और निधि कोई लड़की का नाम नहीं है कि निधि मतलब निधि कई सारी आ जाए। निधि का मतलब होता है इंग्लिश में फंड। इस वित्त को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस, ठीक, और निधि को कहते हैं फंड। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अध्याय 9 में लिखा है कि आपदा आ जाती है, उससे निपटने के लिए वित्त और निधियों का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हो, कैसे क्या करना है। तो किस लिखा है, कौन से अध्याय में? अध्याय नंबर 9 में।
तो लिख लो यहाँ पे निधियों का वर्णन है, का वर्णन है। कौन से अध्याय में लिखा है? अध्याय नंबर 9 में। ठीक है साहब। इसी देखो एक्ट की धारा एक बहुत फेमस है, वैसे तो मैंने सारी धाराएं करा दी, लेकिन एक तो धारा और है वो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक दो धाराएं ऐसी हैं, धारा नंबर 30 और धारा नंबर 31। इसमें क्या लिखा हुआ है धारा 30-31 में? तो जो हमारा DDMA है ना, जिला वाला, जिला डिस्ट्रिक्ट वाला, उसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उन कार्यों का वर्णन धारा नंबर 30 और धारा नंबर 31 में है। ठीक है, तो यही नोट लिख रहे हैं। इसी नोट में अपन दूसरा नोट भी लिख लेते हैं। लिखो यही जो इस अधिनियम की धारा 31, धारा 30 और 31 में, धारा 30 और 31 में DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA के कार्यों का विवरण है, कार्यों का विवरण है। यानी जो DDMA काम करेगी, जिला वाला, जिसके DDMA जिला वाला, उसके धारा 30 और 31 में उसके पूरे कार्यों का वर्णन है। ये भी क्लियर हो गया। बस थोड़ा सा ये रह गया डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको अभी अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है जनाब। अब देखो दोस्तों, कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई हैं, कमिटीज़ बनाई गई हैं। 2 समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी समझते हैं अपन। तो हेडिंग डाल लो छोटी सी, प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां। हाँ, समिति आ गई साहब, अब अपन धुआं मचाएंगे। 2 समितियां इंपॉर्टेंट बहुत देख लेते हैं साहब। और ये प्रमुख समितियां बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी बात बताता हूँ, जब हमेशा अपनी क्लास में कुछ ना कुछ बता के जाता हूँ, ताकि आपकी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ना हो, पढ़ाई के अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव वाइब्स हों। आपने एक पिक्चर देखी होगी, बहुत फेमस पिक्चर है, 3 इडियट्स। देखिए, आमिर खान साहब थे इसमें, मतलब बहुत शानदार मूवी है। इसमें एक करेक्टर था दोस्तों, सुहास नाम का। जिसने ये पिक्चर देखी होगी वो जानता होगा। सुहास की शादी करीना कपूर से होने वाली थी, लेकिन बाद में हुई नहीं, क्योंकि सुहास जो है वो पैसे को लेके बड़ा अजीब तरीके का व्यवहार करता था। क्योंकि वो कोई भी चीज़, कोई भी सामान जो खरीदता था उसकी वो कीमत बताता था। ये सुहास का ये काम था। मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगी ये वाली बात। तो कीमत बताने के चक्कर में हर चीज़ की कीमत बताता था, इसीलिए सुहास को करीना कपूर, जो कि इसकी फियोंसे थी, वो प्राइस टैग कह के बुलाने लगी कि तुम हर चीज़ की कीमत बताते हो, तुम्हारा नाम सुहास की जगह गधा होना चाहिए और तुम्हें प्राइस टैग कहना चाहिए। ये बात हम लोगों ने पिक्चर देखी तो हम लोगों को भी लगता था ये क्या चूतिया है, ये सुहास जो है हर चीज़ की कीमत बताता है। लेकिन आज जब हम इस रियलिटी में जी रहे हैं, क्योंकि जब 3 इडियट्स पिक्चर रिलीज़ हुई थी तब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आती है कि सुहास वो हर चीज़ की प्राइस टैग नहीं बताता था। सुहास जैसा करेक्टर इमोशनली लाइफ में सच में गधा है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में सुहास जैसा करेक्टर होना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जिस इंसान ने पैसे की कीमत इसलिए बताई क्योंकि उसको इस बात का गुरूर था कि मैंने जो पैसा कमाया है वो अपनी मेहनत से कमाया है। मेरे अगर पैरों पे जो मेरे जूते हैं और उस पर अगर चटनी गिरती है तो मुझे दुख इसलिए नहीं होता कि वो करोड़ों के जूते थे, वो दुख मुझे इसलिए होता है क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से कमाए, खून पसीना एक करके कमाई। और ये बात आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि अगर आप 100 रुपये का कोई सामान खरीदो और वो किसी के द्वारा तोड़ दिया जाए, ख़राब कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप भी तो ये कहेंगे कि यार वो मेरा आइटम था, मैंने इतने रुपए का ख़रीदा था। आपके मुंह से बात निकल जाएगी कि मैंने इतने रुपए का ख़रीदा था और ख़राब कर दिया। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सुहास बनना भी गलत नहीं है। आपको पैसे की कीमत अब समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि 4,000, 6,000, 10,000 रुपये में जो लोग बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं उनको खर्चा चलाना कितना मुश्किल है। उनके माँ बाप उनके लिए पैसा भेजते हैं, तो उनके माँ बाप भी कभी कभी कह देते होंगे कि 10,000 रुपये महीने तुम पे खर्च कर रहा हूँ, जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ। तो सुहास एक प्राइस टैग या गधा नहीं था, गधे तो हम लोग थे जो हंस रहे थे। आज हमें ये बात समझ में आ रही है, आपको भी ये बात एक ना एक दिन समझ में आएगी कि पैसा इस दुनिया में बहुत कीमती है और जो प्रैक्टिकली पैसा कमाता है वही लाइफ में कामयाब होता है। ठीक है, ये सीरियस बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करना। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं, प्रमुख समितियाँ। समितियाँ 2 तरह की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल लेवल पे बनी थी, राष्ट्रीय स्तर पे। एक नेशनल लेवल पे है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। क्या कहते हैं? फर्स्ट है राष्ट्रीय
संकट प्रबंधन समिति। ओके, नेशनल लेवल पे अगर संकट आता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब ये जाहिर सी बात है ये कि बड़ी आपदाएं जब आएंगी, नेशनल लेवल पे आएंगी, तो ये पूरा नोडल कमेटी बनी हुई है, नोडल निकाय के रूप में काम करेगी। जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़ी बात है। यही सवाल आ सकता है कि ये अध्यक्ष कौन होगा इसका। तो इसका अध्यक्ष होगा दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट के गलत लिख गया, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। जब भी कोई बड़ी आपदा आएगी तो ये नेशनल लेवल का जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है वो इसको लीड करेगी, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? कैबिनेट सचिव। इसी तरीके से दोस्तों एक और कमेटी बनाई गई है जिसको कहा जाता है उच्च स्तरीय समिति। उच्च स्तरीय समिति, ठीक है, क्लियर है? उच्च स्तरीय समिति। उच्च स्तरीय समिति क्या है? उच्च स्तरीय समिति मतलब हाई लेवल की जो कमेटी बनी है, HLC, हाई लेवल की कमेटी। ठीक साहब, HLC का मतलब हो गया हाई लेवल की कमेटी। हाई लेवल की कमेटी के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि ये करेगी क्या। ये जो राज्य है हमारे, अगर उस राज्य में कोई दिक्कत आती है तो हाई लेवल कमेटी डिसाइड करेगी कि हम किसी राज्य में किस प्रकार की मदद करेंगे। भारत सरकार की एक कमेटी है जिसको कहा जाता है उच्च स्तरीय समिति। वो राज्य में मदद करेगी, वो डिसीजन लेगी कि राज्य में हमें कितना पैसा देना है, किस तरह से वहाँ पे काम करना है। तो ये पूरा डिसीजन लेने का अधिकार किसको हो जाएगा? उच्च स्तरीय समिति का। ठीक है, इस पर लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। लिखो साहब, राज्यों को वित्तीय सहायता, राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु, राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु मंजूरी देने का अधिकार। मंजूरी देने का अधिकार। क्लियर हो गया? बस इतना ही आपको इस HLCs में समझना था। आज अपन ने जितना समझा वो इतना समझा। अब इसके बाद दोस्तों या तो एक क्लास और आएगी या 2 क्लास और आएंगी, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हो सकता है कि एक अगली क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूं, या हो सकता है कि एक क्लास की जगह 2 क्लास और ले लूं, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ओके, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। आपको दोस्तों एक बात और बतानी है कि ये जो क्लास नंबर 7 है, इससे पहले मैंने क्लास 1 कराई थी। उस क्लास 1 में कुछ अपडेट अब हो गए हैं। जब मैंने क्लास 1 कराई थी तब ये जो जोन थे, ये क्या देखो, भारत में जो भूकंपीय जोन थे वो 4 थे, अब ये बढ़कर 5 हो गए हैं। जोन 5, 4, 3, 2, ये पहले 4 जोन थे, अब इसमें जोन 6 भी आ गया है। इस जोन 6 के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी मैं इसी क्लास में दे दे रहा हूँ, जिससे कि किस्सा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जो जोन 5 था वो अभी तक सबसे ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन अब जो जोन 6 बनाया गया है इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक घोषित कर दिया गया। ये नया करंट अफेयर्स में ऐसा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो कुल जोन लिखे हुए हैं 4, इसकी जगह वो आपको यहाँ पे कुल 5 जोन करने पड़ेंगे। ये क्लास नंबर, अपनी जो क्लास नंबर 1 थी, आपदा प्रबंधन की क्लास नंबर 1 थी, उसमें ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में चेंज हुआ है। तो यहाँ कुल 5 जोन अब हो चुके हैं। अब देखो हाल ही में ये बदलाव हुआ है, तो मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है, किसी की बदली नहीं है। पहले 5 थे की जगह अब जो है 5 हो गए हैं, और पहले अब कितने थे इस बात को काट दो। पहले 4 थे, यहाँ ये वाली बात लिखो, पहले 4 थे अब फिर से 5 हो गए हैं। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 और नया आ गया है अब जोन 6। तो यहाँ अब अपन लिख लेते हैं, यहाँ यानी एक और बढ़ा दो, जोन 5 ये हो गया और ये जोन 6 हो गया, जिससे जो जोन 6 है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गया है। जोन 2 तो सबसे कम सक्रिय पहले ही से था। क्लियर हो गई सब कुछ? सबसे ज़्यादा यानी सक्रिय का मतलब है सबसे ज़्यादा जोखिम, हाईएस्ट जोखिम जो कह सकते हो आप, वो ये हो गया। उच्च जोखिम यहाँ पर है जोन 6 में,
और सबसे कम निम्न जो जोखिम है वो यहीं पर है। बस यही आपको बदलना है। बाकी अभी और कुछ नया कुछ नहीं आया। जैसे परसेंटेज बदल, आप सोच रहे हो 11% इसमें था, इसमें कितने था, तो अभी ये इतना घोषित नहीं किया गया है। ये जब भी घोषित किया जाएगा तब तक आप, जब घोषित किया जाएगा तब बताएंगे। फिलहाल तो इतना ही घोषित किया गया है कि जो पहले जोन 2, 3, 4, 5 तक थे उसमें अब 6 बढ़ गया है। उच्च जोखिम वाला अब 6 हो गया है। सबसे कम वाला तो पहले जोन 2 था, अभी भी जोन 2 ही है। बस इतना सा इसमें बदलाव हुआ है। इस तरीके से दोस्तों ये वाली क्लास अभी कंप्लीट कर दें। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर बताइए कि जो रावत भाटा, एक आपने सुना होगा, रावत भाटा परमाणु ईंधन के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए एक बहुत फेमस जगह है। ये किस राज्य में पड़ती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। रावत भाटा किस राज्य में है? बहुत फेमस यहाँ पे एटॉमिक पावर एनर्जी स्टेशन भी है। इस तरीके से 1-2 क्लास दोस्तों और आई करंट अफेयर्स की। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।